Basically, it is nothing else but the future value of a security. So हम ये rate of interest से compound करेंगे और f dash will be equal to 1000 into 1.0303. टेबल देख लें आप लोग, टेबल बुक में दिया हुआ है पीछे, इस फाइल में पीछे दिया हुआ है टेबल। एलडॉक को एग्जाम में टेबल नहीं मिलेगा, एग्जाम्स के लिए आपको ये टेबल की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन पेपर में ही दी होगी। दैट मीन दे विल बी गिविंग टू यू, एग्जाम में ऐसा दिया होगा, गिवन e⁻.03 is equal to 1.0303. Continuous compounding, I'm sure you all know well. Continuous compounding में fair future price is equal to s into e⁻RT. Basically ये future value का standard normal formula ही है। Fair future value. आई एम श्योर फ्रेंड्स, आप लोगों को शायद पता होगा, अगर कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग हो, जस्ट डेविड कर रहा हूं 1 मिनट के लिए, अगर कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग हो तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है P इंटू e⁻RT, वेयर P इज द प्रिंसिपल, और प्रेजेंट वैल्यू निकालना हो, अमाउंट दिया हो, इंटू e⁻RT. So accordingly use the formula and go ahead. फ्यूचर वैल्यू निकालना हो तो P इंटू e⁻RT, और प्रेजेंट वैल्यू निकालना हो तो A इंटू A इज द अमाउंट, A मान लो मिलने वाला है 2 महीने बाद या 4 महीने बाद, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे e⁻RT. नेक्स्ट, फ्रेंड्स अभी हमने देखा कि अगर रिलायंस के शेयर का भाव 1000 रुपए है उसे, और 3 महीने बाद का फेयर फ्यूचर प्राइस निकालना है, 1000 रुपए अभी का भाव है और 3 महीने बाद का फेयर फ्यूचर प्राइस निकालना है, तो हमने ये मान लिया कि 3 महीने का ब्याज तो हमें कम से कम चाहिए ही, और 3 महीने का ब्याज हमें कम से कम चाहिए, इसका मतलब ये प्राइस 1000 से बढ़ के 1030 तो हो ही जानी चाहिए। दिस इज माई एक्सपेक्टेशन एंड बिकॉज ऑफ विच somebody holds the shares. Now, अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है और 1000 रुपए के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहा है, वो ये मान के चल रहा है कि 1030 का फेयर फ्यूचर प्राइस हो जाएगा, 1030 में ये भाव हो जाएगा, लेकिन उसे इन द मीन टाइम सपोज 3 महीने में उसे 10 रुपए का डिविडेंड मिल जाता है। ओके, 10 रुपए का अगर उसे डिविडेंड मिल जाता है, he receives a dividend ₹10, तो अगर उसकी प्राइस 1020 भी हो जाए 2 महीने के अंदर, तो भी उसे टोटल रिटर्न 10 रुपए का और 20 रुपए का मिलाकर 30 रुपए का मिल जाता है। सो आई रिपीट अगेन, स्पॉट प्राइस अगर 1000 रुपए है,
डिविडेंड का एडजस्टमेंट नहीं है, देन ही रिक्वायर्स अ रिटर्न ऑफ 1030, उसे फेयर फ्यूचर प्राइस 1030 चाहिए। लेकिन अगर डिविडेंड उसे 10 रुपए का मिलता ही है, he already getting a dividend rupees 10, so even if in the price appreciation he gets 20 rupee more, that is 1020 भी मिल जाए तो भी he is quite happy, क्योंकि उसका रिटर्न 10 रुपए का मिल जाएगा उसे डिविडेंड से और 20 रुपए का मिल जाएगा प्राइस एप्रिसिएशन से। And ultimately he'll be getting rupee 30 more, which is 3%, which is the rate of interest. So if we continue this way, what we can find out is that अगर डिविडेंड सम में दिया हो तो हमें टू द एक्सटेंट फेयर फ्यूचर प्राइस विल गो डाउन, क्योंकि डिविडेंड जितना रिटर्न उसे पहले ही मिल चुका है, तो बाकी का प्राइस एप्रिसिएशन उसे कम भी होगा तो भी चलेगा, कि अल्टीमेटली उसकी पूरी फाइनेंसिंग कॉस्ट कवर हो जानी चाहिए। इफ दिस बी ट्रू, then let's go ahead.
Here's a question from Bhavnagar that if dividend is received on maturity, do we have to adjust the time value? The answer is no. टाइम वैल्यू का एडजस्टमेंट अपने आप ही हो जाता है क्योंकि हम फेयर फ्यूचर प्राइस जो निकालते हैं उसके अंदर इंटरेस्ट को ऐड करते हैं। जैसे 1000 के ऊपर 30 रुपए को हमने ऐड किया और उसमें से जो डिविडेंड मिलने वाला है टू दैट एक्सटेंट हमें रिटर्न कम चाहिए। सो 3 महीने बाद हमें 1030 में से 10 कम चाहिए, 1020 भी मिल जाएगा तो भी काम हो जाएगा। अल्टीमेटली माई मिनिमम रिटर्न विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट सैक्रिफाइस्ड। सो हम अगर 30 रुपए का इंटरेस्ट सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उसमें 10 रुपए का डिविडेंड मिल जाता है तो हमें 20 रुपए का प्राइस एप्रिसिएशन चाहिए एंड दैट इज 1020 चाहिए। इफ डिविडेंड रिसीवेबल बिफोर मैच्योरिटी, कोई और टाइम पर हो तो पहले हम निकालेंगे एडजस्टेड एज जीरो, एज इफ हमें उतना अमाउंट तो मिल ही गया है बट उसकी पहले प्रेजेंट वैल्यू कर लेंगे, स्पॉट प्राइस में से उसे कम करेंगे और फिर सीधा एडजस्टेड स्पॉट प्राइस पर कॉस्ट ऑफ कैरी या इंटरेस्ट लगाएंगे। That means replace S0 by adjusted S0.